कि हमने क्या किया, जो आप कल चित्र बनाया गया था उस चित्र में सबसे पहले तो क्या कर दिया, अपोहन क्या है उसका मतलब आपको बता दिया गया। अब अपोहन की विधि क्या है कि किस तरह से हम अपोहन या डायलिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाली डायलिसिस की बात करनी है, वहाँ वो जो ब्लड प्यूरीफायर वाली होती है वो नहीं बता, हमने आपको वो भी दिया है हालांकि, ठीक है। डायलिसिस क्या होती है, किस लिए यूज होती है, उसका रोल क्या होता है, लेकिन वो नहीं यूज करना है आपको, यहाँ वाला यूज करना है। तो विधि लिखनी है, तो विधि में क्या लिया, एक टैंक जैसा कह दीजिए पात्र लिया, उसमें क्या कर देते हैं, पानी का फ्लो यानी पानी का प्रवाह बनाए रखते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि टैंक लिया और पानी भर दिया उसी में खाली, अरे भर दोगे तो बहकर जाएंगे कहाँ कण, ये जाएंगे। अगर किसी टैंक में पानी परमानेंट भरा हुआ है बाल्टी में और कुछ उसमें डुबो दिया तो क्या कहीं इधर उधर कण बह के जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसलिए फ्लो ज़रूरी है उसमें, यानी पानी का प्रवाह होता रहे, एक पानी आता रहे और दूसरा पानी निकलता रहे, जाता रहे। किसी टैंक में पानी का फ्लो होना चाहिए। उसमें आप चर्म पत्र यानी चमड़े का पात्र, ठीक है, चमड़े का पात्र यानी चाहे आर्टिफिशियल हो और चाहे नेचुरल हो, यानी चाहे कृत्रिम हो और चाहे प्राकृतिक हो। कृत्रिम है तो वो सेलोफेन सेलुलोज नाइट्रेट की झिल्ली आपको बताया था, और या फिर चर्म पत्र यानी स्किन। सबसे ज़्यादा स्किन किसकी यूज करी जाती है, बकरे के मूत्राशय की थैली, ठीक है। जो बकरा होता है, बकरे के मूत्राशय की जो थैली होती है स्किन, उसका सबसे ज़्यादा काम होता है पार्चमेंट झिल्ली या अर्धपारगम झिल्ली या इस तरह की झिल्लियों के इस्तेमाल करने में। तो या तो आप कृत्रिम लीजिए या फिर आप प्राकृतिक लीजिए, दोनों चलेंगे, ठीक है। उसको एक थैलानुमा बनाइए, उसमें आप कोलाइडी विलेन को भर दीजिए, जिस कोलाइडी विलेन की हम बात कर रहे हैं, जिस कोलाइडी विलेन को हमें शोधित करना है। उसके बाद क्या कर दिया, टांग दिया। तो टांग देने पर होगा क्या, जो उसके कण होंगे, कोलाइडी कण, जो बड़े कण होंगे वो कहाँ बैठेंगे, नीचे तली में बैठने की कोशिश करेंगे। और जब तली में बैठेंगे तो चर्म पत्र है, कोई झिल्ली तो है नहीं कि नहीं निकलेंगे। तो जब बैठेंगे तो क्या करेंगे, बाहर झांकने की कोशिश करेंगे बेचारे, और वही है, जैसे ही झांकेंगे बहता हुआ पानी का फ्लो उनको बहा ले जाएगा। ये विधि है इसकी, ठीक है। तो लिख लीजिए ज़रा इसको जल्दी से, ठीक है। इस विधि में चर्म पत्र झिल्ली, बहुत गर्मी लग रही है आज, पंखे इतने चल रहे हैं और गर्मी बहुत लग रही है। इस विधि में चर्म पत्र झिल्ली के बने, इस विधि में चर्म पत्र झिल्ली के बने एक थैले में, चर्म पत्र झिल्ली के बने एक थैले में अशुद्ध कोलाइडी विलेन भरते हैं। अशुद्ध कोलाइडी विलेन भरते हैं और इस थैले को पानी से भरे हुए एक पात्र, पानी से भरे एक पात्र में रख देते हैं। पानी से भरे एक पात्र में रख देते हैं। इस पात्र में पानी का प्रवाह, इस पात्र में पानी का प्रवाह लगातार जारी रखते हैं, जिससे अशुद्ध कोलाइडी विलेन में उपस्थित अशुद्धियाँ चर्म पत्र झिल्ली से छनकर बाहर पात्र में चले जाते हैं, बाहर पात्र में चले जाते हैं और लगातार
और लगातार बह रहे पानी के साथ बह जाते हैं, लगातार बह रहे पानी के साथ बह जाते हैं और इस प्रकार शुद्ध कोलाइडी विलेन प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार शुद्ध कोलाइडी विलेन प्राप्त हो जाता है। ये अगली हेडिंग है पायस। पायस यानी इमल्सन। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए पहले, इमल्सन, पायस यानी इमल्सन। ठीक है। अब एक चीज़ हमें पहले ये बताइए ज़रा, आप लोगों में से किसी की कोचिंग दोपहर में है क्या? कोई नहीं है? चलिए, अभी स्कूल खुलने वाले हैं, हो सकता है, क्योंकि हमें लग नहीं रहा अब एक बैच में एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, अब फुल है, अब अगर संख्या बढ़ेगी तो दिक्कत होगी थोड़ी। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं एक बैच आपका, ठीक है, दोपहर में कर देंगे 1 या 2 बजे से, 2 बजे से मतलब मान के चलिए। ठीक है, तो उसमें से जो लोग, जैसे मान लीजिए जब आप कॉलेज खुल जाएगा आपका, अभी 16 तारीख से खुल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कॉलेज जा रहे हैं या कोई ऐसा है जो दोपहर में आ सकता है तो आराम से दोपहर में भी आ जाए, लेकिन 5-6 लोग अगर हो जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे। अब ये नहीं मतलब हम खोल के भी बैठे हैं, दूसरा बैच चालू भी कर दिया टाइम, हम आए बैठे हैं, यहाँ कोई आया नहीं। ये आप खुद देख रहे हैं 4-4 पंखे चल रहे हैं आप, तब भी लगातार पसीना रुक नहीं रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। क्या नहीं पाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं अब थोड़ी भीड़ कम होगी तो गर्मी थोड़ी कम लगेगी। अब इसमें बहुत भीड़ है यार, इतने कमरे में 50 लोग बैठ पाना बड़ा मुश्किल काम है। जाड़े में चल जाता है, जाड़े में 10 और हो तब भी आ जाएंगे। ठीक है, गर्मी में समस्या है। तो देखिए इमल्सन देख लीजिए ज़रा। ठीक है, इमल्सन को सुन लीजिए। ठीक है, अगर कोई हो इंटरेस्टेड शाम वाले बैच में तो बता दीजिएगा। ठीक है, शाम को हम शुरू कर देंगे जहाँ तक है। अब शाम से मतलब है शाम को नहीं, दोपहर में। ठीक है, जब स्कूल से हम छूटेंगे तब कर सकते हैं स्टार्ट, 2 बजे से मान के चलिए लगभग। तो यहाँ देखिए, चलिए पायस क्या है इसको समझ लेते हैं ज़रा, थोड़ा सा शांत होकर सुन लीजिए। पायस देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर पायस की परिभाषा कहें तो पायस की परिभाषा ये होती है, कहा जाता है कि जब किन्हीं 2 द्रवों को, जैसे हमने विलेन बनाया, अभी तक आपने विलेन में क्या देखा था, 2 चीज़ें थी, कौन कौन, एक विलेय और एक विलायक। या कोलाइडी विलेन बनाया था तो परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। ज़्यादातर आपने एग्जाम्पल्स देखे थे कि जिसमें विलायक कौन सा था, द्रव था, और विलेय किस अवस्था में था, ठोस में था। चाहे नमक का विलेन हो, चाहे चीनी का विलेन हो, ठीक है, चाहे बालू का विलेन हो, किसी चीज़ का भी आप विलेन ले लीजिए, तो आप उसमें देख रहे हैं कि जो विलेय है वो कैसा है, ठोस अवस्था में है, और जो विलायक है वो द्रव अवस्था में है। इसमें दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान। अब ये नहीं ठोस ठोस कर दो। ठीक है, दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान से मतलब है दोनों किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे द्रव जो अमिश्रणीय हों, जो आपस में घुल ना रहे हों। अब सोच रहे हैं घुल नहीं रहे हैं तो हम मिश्रण कैसे बनाएंगे, ज़बरदस्ती घोलना है उनको। ठीक है, ज़बरदस्ती, जैसे देखा होगा छोटे बच्चे इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, हाथ पैर दाब दूब के ज़बरदस्ती लगवा दिया जाता है, तो वही इनके साथ करना है। ये 2 विलेन हैं, आप कह सकते हैं 2 द्रव हैं जो आपस में मिल नहीं रहे हैं, अमिश्रणीय है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जल प्लस तेल, क्या घुलते हैं ये, नहीं घुलते ना। एक, हाँ, जल और तेल अलग अलग है, हमने एक ही तो नहीं लिख दिया दोनों बार। ठीक है, एक जल और एक तेल, ये 2 विलेन ऐसे हैं जो आप जानते हैं कि घुलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम क्या कर दें, मान लीजिए गिलास भर के जल लिया, ठीक है, और उसमें 1 बूंद या 2 बूंद हमने क्या कर दी, तेल की डाल दी। अब आप सोचो कि 1 या 2 बूंद डाली है तो घुल जाएगा, घुलेगा नहीं। हम क्या करें, एक बंद डिब्बा लें, ठीक है, उसमें पानी भरा, 2 बूंदें तेल की डाल दी, उसके बाद क्या कर दिया, काफ़ी देर तक सेक किया उसको, काफ़ी देर तक उसको क्या कर दिया, हिलाते रहे, सेक करते रहे।
तब हमने देखा, उसको खोला तो थोड़ी देर में झाग वाग कुछ ऐसी हल्की फुल्की दिखेगी और ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा तेल काय में घुल गया है, पानी में घुल गया, लेकिन घुल तो गया, मिश्रण तो तैयार हो गया, जिसको हमने क्या कह दिया, पायस कह दिया। अब समस्या ये है कि ज़रा सी देर हम रखेंगे उसको, पता चला 5 मिनट रखा, अब वो फिर तेल की बूंद अलग और पानी अलग। तो इसलिए क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को जो हमने तैयार किया उसको पायस ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो स्थायी पायस नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पायस को स्थायी करने के लिए हम उसमें कुछ स्थायी कारक पदार्थ मिलाते हैं कि जिस वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो, ठीक है, फिर से परिवर्तित ना हो, यानी जिस अवस्था में है उस अवस्था में वो बना रहे। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पायसी कारक पदार्थ कहते हैं। समझ आया? उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पायसी कारक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो दूध, समझ रहे हैं, दूध पायस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप जानते हो दूध से घी भी निकाला जाता है, जो कि ऑयल या फैट की श्रेणी में आ रहा है, सामान्यतः फैट की श्रेणी में है, लेकिन वो सीरीज एक ही है, चाहे ऑयल की है चाहे फैट की है। कुछ बेसिक अंतर है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो सामान्य ताप और दाब पर हमेशा द्रव रहता है वो क्या कहलाता है, तेल कहलाता है, और जो जम जाता है वो क्या हो जाती है, वसा हो जाती है। लेकिन सीरीज तो वही है, तो इसका मतलब है कि उसमें तेल की मात्रा तो है ही है, और पानी तो दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, पानी तो है ही है उसमें। तो तेल जो आपका दूध है वो तेल और पानी का ही मिश्रण है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा शैम्पू, शैम्पू भी क्या है, एक पायस है। तीसरा नेल पॉलिश, ठीक है, नाखूनी, ठीक है, वो भी क्या है, एक आपका पायस है। इसी तरह से मक्खन, वो भी आपका क्या है, एक पायस है। कॉड लीवर, मछली का तेल होता है, ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है, पायस ही है। ये आपके पायस के एग्जाम्पल्स हैं। अब पायस मुख्यतः 2 तरह के, एक बताया है आपको O/W, अगर इसको लिखेंगे तो ऑयल इन वाटर, मतलब क्या हुआ, पानी में तेल। ऑयल इन वाटर है ना, अंग्रेजी जानते होगे हमसे ज़्यादा, ठीक है, ऑयल इन वाटर है, इसका मतलब है पानी में तेल। दूसरा है W/O, ठीक है, यानी वाटर इन ऑयल, यानी तेल में, हाँ, तेल में पानी या तेल में जल, कुछ भी कह लीजिए। अब देखिए, मतलब अगर ये बनाया तो इसका मतलब है किसमें, पानी में तेल है ना, तो कुछ समझ में तो आ रहा होगा कि विलेय कौन है और विलायक कौन है, आ रहा है। पानी में तेल है, जिसमें घुला है वो कौन, विलायक। विलायक कौन है इसमें, पानी, यानी इसमें जो विलायक है, देखिए बस तुरंत आप समझ जाओगे, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा यहीं। इसमें विलायक कौन है, पानी, और विलेय कौन है, तेल। तो ये कौन सा हो गया, O/W, ठीक। इसमें तेल में जल है, तेल की पूरी शीशी है, ठीक है, 2 बूंद पानी की डाल दी, मार हिला दिया, गायब हो गया। आपने देखा होगा कढ़ाई वढ़ाई में गिर जाता है, कहीं पानी नहीं होता है, पहले तेल डालिए तो चिटकता रखता है हमारा, लेकिन चला तो जाता है ना। अब ये तो नहीं कि परमानेंट नहीं, तेल की अलग बूंद दिख रही है और पानी की अलग दिख रही है। तो यहाँ पर वो चीज़ है कि तेल में जल, मतलब तेल की मात्रा ज़्यादा और पानी या जल की मात्रा कम, मतलब विलायक कौन, हाँ, तेल, और विलेय कौन, पानी। इसलिए आप ये कह सकते हैं ये कौन सा है, W/O, यानी वाटर इन ऑयल। क्लियर हो गया। 2 ही तरह के पायस। जब क्या होता है, तेल में पानी घोल दिया जाता है तो वो क्या हो गया, W/O, यानी वाटर इन ऑयल। दूसरा, जब पानी में तेल घोल दिया जाएगा तब क्या हो गया, ठीक है, O/W। परिभाषा आप समझ सकते हो, क्या लिखोगे, जब विलेय ये होगा और विलायक ये होगा, तो इस तरह के विलयन में मतलब पानी में ये घोला गया, तो ये इसमें क्या है, विलेय आपका पानी है और विलायक कौन है, तेल है। क्लियर हो गया। चलिए लिखिए पायस, लिखिए, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें
परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, पायस कहलाता है, पायस कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अगली लाइन से, अगले पैराग्राफ से। दो अमिश्रणीय द्रवों को एक साथ मिलाकर, दो अमिश्रणीय द्रवों को एक साथ मिलाकर पायस बनाने की प्रक्रिया, दो अमिश्रणीय द्रवों को एक साथ मिलाकर पायस बनाने की प्रक्रिया, या क्रिया कुछ भी लिख लो, पायसीकरण कहलाती है। पायसीकरण कहलाती है तथा बना हुआ पायस, स्थायी नहीं होता है, बना हुआ पायस स्थायी नहीं होता है, अतः बना हुआ पायस स्थायी नहीं होता है, अतः इसमें कुछ स्थायी कारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, कुछ स्थायी कारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जिन्हें पायसी कारक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, दूध, शैम्पू, दूध, शैम्पू, मक्खन, दूध, शैम्पू, मक्खन, नेल पॉलिश, मछली का तेल, मछली का तेल, ब्रैकेट में कॉड लीवर लिख लीजिए, कॉड लीवर, का के ऊपर खाली चंद्रबिंदी वाला वो, और डा से डमरू वाला डा, लीवर तो जानते हैं, ठीक है, वही लीवर, उसी का तेल होता है, कॉड लीवर मछली होती है, कॉड लीवर आदि कर सकते हो। अब अगली लाइन से, पायस दो प्रकार के होते हैं, पायस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जल, नंबर 1 पॉइंट वाइज पहले लिख लो। नंबर 1, जल में तेल, जल में तेल मतलब कैसा, जल में तेल यानी वाटर, ऑयल इन वाटर, मतलब O/W, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए O/W, ये लिखा ही है O/W, प्रकार के पायस। और दूसरा लिख लीजिए इसका दूसरा, तेल में जल, ठीक है, यानी W/O, प्रकार के पायस। अब पहली हेडिंग डाल लो, हाँ पहली हेडिंग डाल लीजिए, जल में तेल प्रकार के पायस। तो पता आपको सब है, केवल किसके आधार पर डिफाइन करते हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, या विलय और विलायक कह लीजिए आप साधारण भाषा में। जबकि इसमें कोलाइडी विलयन में होता क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम हम सामान्यतया गिनते हैं। तो लिखिए, कोई डाउट तो नहीं है? अगर इसमें प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था कही जाए तो कौन कौन होगा?
जब परिक्षेपण माध्यम जल हो और परिक्षिप्त प्रावस्था तेल हो। किसी को डाउट तो नहीं है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था में? माध्यम का मतलब सीधे मान लो, इससे याद रखो यहाँ पर कौन है? वायु है, जो कि क्या है? एक माध्यम है। मतलब जो ज़्यादा है खूब, वो क्या है? माध्यम है। और प्रावस्था हम लोग मान लो कम है, वायु कितने तो नहीं है कि हैं, तो इसका मतलब क्या हो गए? परिक्षिप्त प्रावस्था हो गए। तो इसमें क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम कौन? जल, और परिक्षिप्त प्रावस्था कौन? तेल। ठीक है, तो लिखिए, इस प्रकार के पायस में तेल परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में, तेल परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में तथा जल परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है। इसका प्रमुख उदाहरण दूध है। इसका प्रमुख उदाहरण दूध है। अगला दूसरे वाले डाल लीजिए, WO, यानी तेल में जल प्रकार के पायस। तेल में जल प्रकार के पायस, इसको भी लिख डालिए, लिख लेंगे ना कि जब तेल में जल, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था कौन होता है? तेल, और परिक्षेपण माध्यम कौन होता है? जल। ठीक है, तेल में जल यानी परिक्षेपण माध्यम कौन है? परिक्षेपण माध्यम तेल, और परिक्षिप्त प्रावस्था जल। ठीक है, तो लिख लेंगे, पक्का है? लाइन छोड़ दो 2-3, या लिखना चाहिए यहीं लिख लो। ठीक है, या 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन में आ जाएगा, 3 लाइन में आराम से लिख लेना, घर पे एग्जाम्पल लिख लो चाहे। इसका मुख्य उदाहरण कॉड लीवर है। ठीक है, अब सोच रहे हैं जल्दी ख़त्म हो जाए, बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को। मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बहुत है ना, समझने वाला बहुत कुछ था चैप्टर में। ठीक है, बोले, अब हेडिंग लिखिए, कोलाइडी विलेनों के उपयोग। कोलाइडी विलेनों के उपयोग, हाँ हेडिंग है। अब देख लिए, इसके 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, समझ लीजिए पहले, फिर लिखाते हैं। तो उपयोग जो है, यानी कोलाइडी विलेन है, उसका उपयोग कहाँ होता है, क्या होता है? तो नंबर 1, कई सारे एग्जाम्पल हैं, पहली हेडिंग डाल लो चाहे। नंबर 1, डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण। नंबर 2, रुधिर के जमने में। नंबर 3, जल शोधन में। ठीक है, जल शोधन में या जल के शोधन में भी लिख सकते हो। चौथा है, धुएं से कार्बन या कोयले के कह सकते हो किसी के, धुएं से कार्बन के छोटे छोटे कणों को पृथक करना। ठीक है, छोटे छोटे कणों को पृथक करना। अब ये 3-4 पॉइंट हैं, नहीं दिख रहा है? ठीक है, डेल्टा का निर्माण, रुधिर के जमने में, जल शोधन में, और धुएं से कार्बन के छोटे छोटे कणों को अलग करना है, पृथक करना। अब ज़रा इनको पहले समझ लीजिए, लिख भले ना आज पाएँ, समझ लीजिए तो कल लिख जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए इसमें 1-2 तो आपको समझा ही चुके हैं पहले, लेकिन हम समझा फिर से देंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो पहला समझिए, ये वाला तो शायद
जान चुके हो, फिटकरी वाला बता चुके हैं ना कि जब जल बता रहे हैं, जब रक्त बह रहा होता है कहीं, अगर हल्की सी चोट लग जाए और रक्त क्या हो, बहने लगे, तो हम क्या कर देते हैं, उस पर फिटकरी लगा देते हैं, तो रक्त का बहना बंद हो जाता है। क्यों होता है, प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते हो। रक्त कैसा है, एक कोलाइडी ऋणावेशित कोलाइडी विलेन है, जबकि फिटकरी से एल्युमिनियम प्लस 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 यानी मुख्यतः धनावेश प्राप्त होता है। ठीक है, धनावेश प्राप्त होता है, तो फिटकरी के आयन से प्राप्त धनावेश रुधिर से मिलने वाले ऋणावेशित कोलाइडी विलेनों को क्या कर देता है, स्कंदित या उदासीन कर देता है, जिससे वो क्या करते हैं, थक्का जमा लेते हैं, छोटे छोटे कण मिलकर बड़ा बना लेते हैं। इसी को स्कंदन या कोआगुलेशन या अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो जब वो थक्का जमा लेते हैं तो वहाँ पर ब्लड का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले जो छोटे हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, बेचारा ये भी बहुत छोटा सा है। जल के शोधन में, अब जल का भी वही हाल है, जल में भी क्या होती है, गंदगी हो जाती है। अब गंदगी कैसी है, गंदगी सब जितनी जान लीजिए, जितनी भी टाइप की गंदगियाँ हैं, गंदगी ऋणावेशित कोलाइडी विलेन होता है। ठीक है, तो जल में अगर कोई गंदगी है तो इसका मतलब कौन से कण घुले हुए हैं, ऋणावेशित कोलाइडी कण घुले हुए हैं। तो उसमें भी वही करते हैं, फिटकरी मिला दिया, फिटकरी मिला दिया तो उसने क्या कर दिया, ऋणावेशित कोलाइडी कणों को अपने में जोड़ लिया या समाहित कर लिया, और कहाँ बैठ गया, तली में या नीचे बैठ गया, और इस प्रकार जल को अलग कर लिया गया और हमें शुद्ध जल प्राप्त हो गया। और गंदगी कहाँ बैठ गई, नीचे बैठ गई। जैसे कहते नहीं है, जल कहीं पानी ठीक है लेके आइए किसी पात्र में, कहते बालू वालू या कण हो, रख दो थोड़ा सा, थिरा जाए नहीं, यानी थिरा जाए मतलब नीचे पहुंच जाए, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पहुंच जाएं, नीचे पहुंच जाएं, और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, यानी हल्के से। अब पता चला सब कुछ सेटल डाउन कर लिया कि भैया कण नीचे बैठ गया, ऊपर बिल्कुल शुद्ध है। अब क्या किया, 9 ठीक है दूसरी जगह गिराने के लिए उठाया, मार हला के ना दिया। अब क्या फ़ायदा निकला, जो जमे हुए थे कण नीचे वो फिर से घुल गए उसी में। तो इसीलिए क्या किया जाता है, बहुत धीरे धीरे, या तो आप किसी पात्र से निकाल लो, या अगर निकालो तो बहुत धीरे धीरे, जिससे जो नीचे कण जमे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनको सोने दो। जो पड़े हैं वहाँ बेचारे सो रहे हैं, इंतजार आराम से सोने दो, बाकी सारा काम हो गया। ये हो गया। अब ये देखिए, इसको भी समझ लीजिए, ये थोड़ा सा लेंथी है। तो इसमें देखिए कार्बन से आपको प्रोसेस बताया है, चिमनियों वाला एक दिन बताया था शायद, कि चिमनी देखिएगा यहाँ की मिल की पड़ोस में ही है, आपके तो सामने एग्जाम्पल है। कभी देखिएगा जब अभी चालू हो जाए तो देखिएगा इनमें से कैसा धुआं निकलता है, एकदम सफ़ेद। जबकि हम कुछ जलाते हैं तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सफ़ेद निकले, वो धुंधला या काला भी तो निकलता है। तो निकलता इसमें भी वैसा ही है, लेकिन हम करते क्या हैं, जैसे ये चिमनी है, ठीक है, अब होता क्या है, जो धुआं है वो भी कैसा है, ऋणावेशित कोलाइडी विलेन है। तो करते क्या हैं, इस चिमनी के बीच में हम लोहे का गोला, धनावेशित धातु का गोला लटका देते हैं। कैसा, धनावेशित धातु का गोला लटका देते हैं, जिससे जो कण यहाँ से, समझ रहे हैं, जो कण या जो धुआं यहाँ से जा रहा है तो उसमें जो कार्बन के ऋणावेशित कण हैं जो हमको नुकसान पहुँचाते, सांस लेते हैं हम, हमारे फेफड़ों में जम जाते। आपने एक प्रचार देखा होगा, पिक्चर देखने में बहुत ज़्यादा, कहीं सिनेमा में गए हो तो दिखाया जाता है, ये जो टॉर है ना, देखा होगा, ये जो टॉर है ये आपको बीमार करता है, और दिखाएंगे फेफड़े को निचोड़ देंगे, हमारे डामर जैसा काला काला निकलेगा। तो वो कुछ और नहीं है, वो जो यही कार्बन के पार्टिकल्स जा रहे हैं वो हमारे फेफड़ों पर जमते चले जाते हैं। जैसे स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग, क्या हमारे सिगरेट बीड़ी उड़ा रहे हैं धुआं धड़ाधड़। अब उनको नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जो उसमें कार्बन के कण हैं, देखिए कोई भी चीज़ है जब वो सुलगती है, समझ रहे हैं, मतलब अर्ध जली होती है, यानी सुलगती हुई चीज़ ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है। पूर्ण रूप से जलती हुई, यानी अगर किसी का पूर्ण दहन हो जाए तो वो प्रदूषण नहीं ज़्यादा फैलाता है, अगर अपूर्ण दहन है तो वो प्रदूषण बहुत फैलाता है। तो आपने देखा होगा सिगरेट सुलगाई जाती है, कहीं मार कस के माचिस जला के उस सिगरेट को जला दो, मतलब उसमें से लपट निकलने लगे, तो जो सिगरेट पीता क्या यार बेकार कर दिया सिगरेट, कभी देखिएगा यही कहेगा ले मज़ा सब बेकार हो गया, जला दिया उसको। मतलब सुलगाना है उसको, कि वो सुलगती रहे, कि खींच रहे हैं और सुलग रही है, मतलब धुआं
अंदर जा रहा है। जल जाएगी तो धुएं में वो बात नहीं, वो तो बाहर निकल गया। सुलग रही है तो वो अंदर जा रहा है, सारा का सारा अंदर भी सुलगा रहा है। ठीक है, तो करते क्या है, जब हम धुएं को अंदर लेते हैं तो यही प्रोसेस यहाँ जो हो रहा है वही फेफड़ों में होता है। तो जब हमने धुएं को अंदर लिया तो जो कार्बन के कण थे वो फेफड़े के ऊपर जम गए। अब फेफड़ों का काम क्या है, वायु को खींचना, बाहर फेंकना, छिद्रित होते हैं। अब जब जम गए ऊपर से कार्बन के कण, तो जो छिद्र थे फेफड़ों के वो बंद हो गए। अब जब बंद हो गए तो एयर है, निकलेगी तो है ही है कि रुक जाएगी कहीं, एयर तो यार निकल ही जाएगी। अब एयर है तो वो निकलेगी तो है ही है। तो जब उसके जो छिद्र थे वो आपने बंद कर दिए हैं तो कहीं और छेद करेगी, और छेद का मतलब किसी दूसरे अंग में छेद नहीं कर देगी, फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ों में कहीं और छिद्र करेगी, तभी कहते हैं अरे फेफड़े में छेद हो गया। कहीं कहेंगे सिगरेट बहुत पीते थे, बीड़ी, फेफड़े में पानी भर गया, सुना है? तो वही है, जब छिद्र हो गया तो पानी वहाँ स्टोर होने लगेगा। अब नई नई बीमारियाँ, नई नई समस्याएं शुरू। तो यहाँ भी वही है कि ऋणावेशित कोलाइडी कण जो है, तो धुआं खतरनाक नहीं है। आपने देखा होगा कहते हैं हवन करना चाहिए शुद्धि के लिए, पर्यावरण शुद्ध होता है। तो अगर धुआं खतरनाक होता तो ये क्यों कहा जा रहा है? तो धुआं खतरनाक नहीं है, ज़्यादा खतरनाक है काला धुआं है, उसमें जो कार्बन के कण घुले हुए हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। तो हम करते क्या है, इसमें से जब पूरा गया तो कार्बन के कण कैसे थे, ऋणावेशित कोलाइडी कण, बीच में हमने धातु का गोला लटका दिया। तो उसने किया क्या, जो कार्बन के कण थे उनको अपने ऊपर चिपका लिया और ऊपर खाली धुएं को छोड़ दिया सफ़ेद। यानी अब जो धुआं गया है एनवायरनमेंट में वो कार्बन के कणों से मुक्त है। 2, 4, 5, 10 दिन चलाया इसको, फिर गोला निकाला बाहर और मार को रगड़ दिया, कार्बन जो था गिर गया नीचे, फिर लटका दिया। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अब तो नहीं मिलता है कहीं, पहले जब डिब्बी होती थी, डिबिया जलाने वाली, समझ रहे हैं, आपने देखा होगा। तो उसके ऊपर जैसे मान लीजिए कहीं, तब प्रोसेस भी ऐसे थे, खुले में रखते नहीं थे, तला जो ताका नहीं बना होता यार उसमें रख दिए। अब देखा क्या, डिब्बी जल रही है उसमें, तो वहाँ पर आपने देखा होगा मार काला काला सब जमा हो जाता है, खुरचिए ऐसे तो निकलता है कुछ। ठीक है, वो कार्बन के ही कण है, वही यहाँ पर होता है। इन पर क्या होता है, जम जाता है, जब खुरच देते हैं तो वो अलग हो जाता है, फिर से इसको टांग दिया। इस तरह से पर्यावरण में पहुँचने वाला धुआं कार्बन जैसे हानिकारक कणों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब चौथा पॉइंट बचता है डेल्टा का निर्माण मेन। अब डेल्टा क्या होता है, शायद जानते हो आप, डेल्टा होता क्या है जानते हैं कोई लोग? भूगोल में बहुत पढ़ा होगा आपने 5-6 में। वही वाला डेल्टा है, कोई दूसरा डेल्टा नहीं है। तो आपने सुना होगा कि नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं, समझ रहे हैं, जब नदियाँ जब कहाँ मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं, तो वो अपने द्वारा लाए गए अवसाद को वहीं मुहाने पर छोड़ देती हैं, जिससे वहाँ पर एक त्रिभुजाकार, समझ रहे हैं, जिससे वहाँ पर एक त्रिभुजाकार जमीन का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कह देते हैं। ये डेल्टा की परिभाषा है जो यहाँ नहीं जाननी है, ये तो आपको नॉलेज के लिए बता दी, यहाँ इसका रोल नहीं है। यहाँ की डेल्टा का निर्माण कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो देखिए होता क्या है, जब नदियाँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये मान लो एक नदी है, लाल है, खून की नदी नहीं है, अल्लाह समझे खून की है, ठीक है, अरे नीला है, मान लो नीला पानी भर दिया इसमें, ठीक है। अब ये क्या है कि नदी आ रही है, अब यहाँ पर सारा का सारा पूरा ब्रॉड है, कौन, समुद्र, ठीक है, ये पूरा समुद्र है। अब क्या हुआ, ये जो नदी आ रही है ये कहाँ गिरेगी, समुद्र में गिरेगी। अब आप जानते हो नदी आ रही है तो अपने साथ कूड़ा कचरा गंदगी बालू ये सब लेकर आएगी, और अभी बताया गंदगी कैसे कण है, ऋणावेशित कोलाइडी कण है। मतलब ये ऋणावेशित कोलाइडी, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रेस मत लीजिए, यहाँ लोगे दिक्कत होगी, कहानी की तरह समझो, सारी चीज़ें कहानी की तरह समझ गए, यही लिखना है जो आपको समझाया है। हो सकता है आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हों जिनको याद भी हो गया पूरा कि है ही क्या उसमें यार, सीधे वही एक ही चीज़ बार बार यूज हो रही है। तो इसमें भी कौन आ रहा है, ऋणावेशित कोलाइडी कण आ रहा है। ये क्या है, समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में क्या घुला रहता है, NaCl, CaCl2 यानी लवण घुले रहते हैं। या आप कह सकते हो ये पानी क्या है, वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य का मतलब है
उसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी। जैसे NaCl को देखा, Na+ और Cl-, जानते हैं हम इसको, इसीलिए इसकी बात करते हैं, वरना लवण तो इसमें बहुत हैं। ये एक ऐसा लवण है जिसका हम यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम मुख्यतः किसको, नमक को या लवण को कहते हैं। वरना उसमें ZnCl2, CaCl2 इस तरह के बहुत सारे लवण होते हैं, KCl इस सब होते हैं। तो यहाँ से देखा ये लवण है, आयनिक होंगे, माइनस वाले कण आ रहे हैं, वो इसके जो पानी है उसके प्लस वाले से क्या होंगे, उदासीन हो जाएंगे। उदासीन हो जाएंगे तो यहीं पर जमना शुरू करेंगे। अब जमना तो शुरू कर दिया, तो जमना शुरू किया तो होना क्या चाहिए, पूरी परत दर परत बन जानी चाहिए, जबकि बनता कैसा है, डेल्टा त्रिभुजाकार। तो देखिए यहाँ पर नदी है, नदी का प्रेशर पड़ रहा है, नदी का बहाव होता है, तेज होता है कि नहीं होता है। तो नदी के बहाव के कारण ये नदी के जहाँ पानी आता है उसको काटती है थोड़ा सा, अभी तो बड़े जोश में है, काट दी। जब समुद्र के अंदर पहुँच गई तो इसका फ्लो कम हो गया, समुद्र तो शांत है। अब इसका मतलब इधर का फ्लो काट दिया उसने, आगे वाला नहीं काट पाया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट त्रिभुज नहीं बनता है। ये इसने इधर का काट दिया, हल्का सा इधर का काट दिया, इधर का काट दिया, तो ये क्या बनी, एक त्रिभुजाकार सी जमीन ही तो बनी। इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और पर्वतों के निर्माण ज़्यादातर के डेल्टा के कारण ही हुए हैं। हिमालय शायद बताया हो आपको, जहाँ आज हिमालय खड़ा है सबसे ऊंचा पर्वत, वहाँ पर कभी सबसे गहरा सागर टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन यही घटना हुई, नदियाँ गिरती थी उसमें, अवसाद लाई अपने साथ, जमता गया, आज वहाँ पर क्या है, हिमालय तैयार है। हिमालय को यंग माउंटेन कहा जाता है, बताया होगा कई बार आपको। यंग माउंटेन इसलिए कहा जाता है कि अभी वो पूर्ण नहीं, अभी उसका निर्माण हो रहा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 बढ़ रही है, 8,849, 8,850, हर 2, 4, 5, 10 साल पे जो डाटा निकल कर आता है थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए उसको यंग माउंटेन कहा जाता है कि अभी उसका निर्माण हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, जमा होते चले जाते हैं, ठीक है। यही डेल्टा है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, पक्का। जो आपको 4-5 उपयोग थे उसमें किसी में कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए लिखा इसको कल देंगे हम, ठीक है, कल लिखा देंगे इसको।